अस्सलामु अलैकुम बच्चों। तो आज का बेसिकली ये हमने फ़िज़िक्स मैंने डिसाइड किया कि आज मैं लेक्चर लूँगा। इसके अंदर मैंने कोशिश ये की है कि एमडी कैट और एम कैट में जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं हम उनको डिस्कस करें। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो बेसिकली जल्दी जल्दी करेंगे और चीज़ें बिल्कुल आसान बना के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, कह रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बताओ एक हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा। तो सिंपल सा इसका जवाब ये है, देखो अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये मैं एक्सिस बना रहा हूँ, इधर यहाँ डिस्प्लेसमेंट लेबल हुआ है और इधर ये टाइम है, ठीक है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो बेसिकली क्या बता रहा है कि डिस्प्ले टाइम तो बढ़ता जा रहा है बट डिस्प्लेसमेंट सेम का सेम है, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, बंदा वहीं का वहीं रुका हुआ है, बंदा अपनी जगह से अपने पर्टिकुलर पॉइंट से मूव ही नहीं हो रहा। इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है कि कोई भी बॉडी जिसका ये ग्राफ बनाया हुआ है वो क्या है, एट रेस्ट है, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है। सो अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स बॉडी एट रेस्ट, सिंपल। अच्छा, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अ कार ट्रेवल्स 30 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देन इट टेक्स टर्न्स एंड ट्रेवल 40 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड इट टेक्स 50 सेकेंड्स, इट्स एवरेज वेलोसिटी इज। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि बच्चों को अक्सर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं पता होता, ठीक है। क्या नहीं पता होता? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे होते हैं, किस डायरेक्शन में होते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखो इस तरह होते हैं। नॉर्थ ये रहा, ठीक है, ठीक है, ईस्ट ये रहा, ठीक है, वेस्ट ये रहा और साउथ ये रहा, ठीक है, और 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल सबके दरमियान, ठीक है। अच्छा, इसको यूँ जोड़ देते हैं, ठीक है। ये है बेसिक रिप्रेजेंटेशन। कह रहा है कार ने सबसे पहले ट्रैवल किया 30 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, सही है, ईस्ट की तरफ 30 मीटर। तो समझो यूँ करके मैंने दिखा दिया कि भाई इस डायरेक्शन में कार ने ट्रैवल किया है और ये 30 मीटर ट्रैवल किया है, ठीक है। फिर कह रहा है उसने टर्न लिया और फिर 40 मीटर कहाँ गया, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो नॉर्थ यही ऊपर आया यूँ करके, सही, इस डायरेक्शन में, और नॉर्थ डायरेक्शन में कितना गया, 40 मीटर। कह रहा है इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल दो। बेटा एवरेज वेलोसिटी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला ये है, एवरेज वेलोसिटी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट पता हो, ठीक है, क्या पता हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, ठीक है। टाइम तो उसने दिया हुआ है, अगर आप गौर से देखो सवाल के अंदर आप लोगों को कितना दिया हुआ है, 50 सेकेंड्स बोला हुआ है। तो टोटल टाइम तो गिवन है, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि भाई बंदा यहाँ से स्टार्ट हुआ, ए से बी गया और बी से सी गया। मैं अगर डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है एंड डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चा ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ये जो रेड से ए से सी डायरेक्ट लाइन बनाई है रेड कलर में, ये डिस्प्लेसमेंट, इसको कैसे निकालें। तो बेटा यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, सही है। सो बेसिकली मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अब ये देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है, यानी ये जो ए सी लाइन है, ठीक है, मैं इसको बोल रहा हूँ हाइपोटेन्यूज से मेरा, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहीं पे ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर यानी 30 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी 40 स्क्वायर, ठीक है, और 30 स्क्वायर। अब मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट दो, कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करते हैं। 30 स्क्वायर 900 आएगा बच्चों, एंड 30 स्क्वायर क्या आ गया 900 प्लस, ठीक है, क्या है 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड किया। अब मुझे क्या करना है, ए सी स्क्वायर आया 2500, मुझे ए सी स्क्वायर नहीं ए सी चाहिए, तो बेटा मैं क्या लूँगा, स्क्वायर रूट लूँगा 2500 का, ठीक है। तो हम स्क्वायर रूट लेंगे 2500 का, तो वो आएगा 50। तो बेटा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आया वो आया 50, ठीक है, और टोटल टाइम जो आया वो भी आया 50। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। एक और दफ़ा वापसी एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। उसने बोला 30 मीटर ईस्ट गया और फिर मुड़ा और 40 मीटर नॉर्थ किया। हमें एवरेज वेलोसिटी निकालने का बोला।
एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम के इक्वल आएगी। टोटल टाइम उसने सवाल में पहले से किया हुआ है कि 50 सेकंड्स लगे इसको ये पूरा काम करने में। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, तो बेटा इनिशियल पॉइंट यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, फिर बी गया, फिर सी गया। डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखते हो, और इनिशियल और फाइनल के दरमियान जो स्ट्रेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आपने ये रेड कलर का जो है ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ए टू सी। आपने कैसे निकाला, ट्राइंगल की तरह सॉल्व किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया और आपको ए सी साइड मिल गई 50। ठीक है, आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट 50 डाला और टोटल टाइम 50 डाला, 50 ओवर 50 1 आंसर आया, यानी 1 मीटर पर सेकंड की एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, क्या कह रहा है, कांस्टेंट फोर्स F is applied on a body, what will be the work done to move a body 5 मीटर in z डायरेक्शन। अच्छा अब समझना मेरी बात, वर्क डन में जब कभी भी वर्क डन में फोर्स इनटू डिस्टेंस करते हो तो बेटा याद रखना बेसिकली फोर्स और डिस्टेंस बेसिकली एक दूसरे से पैरेलल होते हैं या सेम डायरेक्शन में होते हैं, उसको इस तरह समझ लो। बेसिकली मैं फोर्स का वो कंपोनेंट लूंगा जिस डायरेक्शन में बेसिकली डिस्टेंस या ट्रैवल किया उस बॉडी ने फोर्स अप्लाई करने के बाद। अब मुझे एक बात बताओ, बॉडी ने कहाँ मूव किया है, 5 मीटर इन जी डायरेक्शन। ठीक है, और ये फोर्स तुम्हें किस फॉर्म में दिया हुआ है, 3D वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। ये जो आई है ये रिप्रेजेंट करता है बेटा एक्स एक्सिस का कंपोनेंट। सही है, एक्स एक्सिस में बेसिकली फोर्स का कंपोनेंट कितना है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। ये जो जे वाला है ये वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करता है, और ये जो के वाला है ये तुम्हें जी। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल ये तुम्हें पिक्चर देते हैं, ठीक है, फोर्स वेक्टर की। तो बेटा अब उसने कहा है कि बॉडी 5 मीटर मूव की इन जी डायरेक्शन, ठीक है, और फोर्स का कंपोनेंट इन जी डायरेक्शन या इन जी एक्सिस कितना है, 4 है। ठीक है, 4K लिखा है ना, तो वो 4 है। तो बेटा तुम यहाँ फोर्स का कंपोनेंट 4 लोगे और डिस्टेंस 5 लोगे, और बेटा तुम्हारा वर्क डन आ जाएगा 20 जूल। तो बेटा हमेशा याद रखना, वर्क डन में देखो मोमेंट का भी फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना, बट मोमेंट और वर्क डन में क्या फर्क है, मोमेंट में बेसिकली जो डिस्टेंस होता है वो फोर्स और पिवट के दरमियान होता है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। लेकिन वर्क डन में बेसिकली क्या होता है, बेसिकली डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। तो बेटा आप इसमें क्या करते हो, वो बेसिकली यहाँ पे आपको वो बता रहा है कि डिस्टेंस का है, जी डायरेक्शन में उसने ट्रेवल किया, तो आप फोर्स का भी वो कंपोनेंट लोगे जो बेसिकली जी डायरेक्शन में है या जी एक्सिस की तरफ है, और वही मल्टीप्लाई करोगे, वही फोर्स और वही डिस्टेंस, तो आपको मिल जाएगा वर्क डन, जो कि यहाँ पे आंसर आया 20 जूल। ठीक है बच्चों, अच्छा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। अच्छा यहां से सब ना वोल्ट देख के फौरन दिमाग में लाते हैं, अरे वोल्टेज होगा, नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द बेसिकली द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स के इक्वल होता है। सो बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी डिस्क्राइब कर रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अच्छा 1 रेडियन इन डिग्री अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है बेटा, ये वैल्यू तो तुम्हें याद होनी चाहिए, इट इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। 1 रेडियन 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। बिल्कुल सिंपल, ये दोनों क्वेश्चन रिकॉल के थे इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। अब बात करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज 1/4 सेकेंड्स। हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू पास 20 कंप्लीट वेव फ्रॉम अ पॉइंट। सही है, देखो इधर सुनो, यानी एक वेव का टाइम पीरियड कितना है, 1/4 सेकेंड्स। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर वेव पास होगी तो 1/4 सेकेंड के अंदर पास होगी। अगर ये पॉइंट है, ठीक है, इससे यूँ समझो ये एक वेव आ रही थी, इसको अप्रोच कर रही थी, अब वो इसके थ्रू पास होगी पूरी एक वेव, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 1/4 सेकेंड। तो कह रहा है बताओ 20 वेव्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो, ठीक है, तो मुझे बताओ टोटल कितना टाइम लगेगा। ठीक है, टोटल कितना टाइम, हाउ लॉन्ग का मतलब है टोटल कितना टाइम लगेगा। तो बेटा कुछ नहीं, यहाँ पे यूनिटरी मेथड करना है, तुमने बोलना है एक वेव, ठीक है, यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ ये वेव है, और टाइम कितना लग रहा है, एक वेव को पास होने में 1/4 सेकेंड लग रहे हैं। तो 20 वेव को पास होने में कितना टाइम लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स हो गया, एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर दो, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो बेटा 20 वेव्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने में 5 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर। ओके, अच्छा बेसिकली बेटा यहाँ पे
एनर्जी ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बच्चों को मैं कहता हूँ कि बेटा अगर ये सवाल कर ही रहे हो तो साथ साथ बेटा हम लोग कुछ एडिशनल चीज़ें भी इसमें रिकॉल कर ले। बेटा रिकॉल का सवाल है ना, याद करने वाला सवाल है। तो बेटा एनर्जी हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिट्स की एनर्जी तुम याद रख लो। समझो ये न्यूक्लियस है बेटा बीच में, ठीक है, पॉजिटिव से इसलिए दिखाया हुआ है। ये पहला ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो -13.6 होती है। कितनी होती है? माइनस, मैं इसको ना 1 से लेबल करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोने पे लिखूंगा, ठीक है। पहला ऑर्बिट हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया, ठीक है, ये तीसरा हो गया, ठीक है, और ये चौथा, फोर्थ तक की बात किया ना तो हम 1 2 3 4। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये वैल्यूज़ याद रख लो बेटा, ये काम आएंगी, ठीक है। तो पहले ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, अभी तुम्हें बताया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट की होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑर्बिट की होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फोर्थ ऑर्बिट की होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट क्या हो गई? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। देखो रिकॉल में क्या किया मैंने, तुम्हें बाकी चीजें भी बता दी, ठीक है। तुम्हारे लिए काम आसान कर रहा हूं बच्चा, ये बेसिकली तुम साथ साथ चीजें करते जाओगे ना। अब क्या हुआ यहाँ पे, अगर वो सवाल बदल दे, थर्ड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट का पूछ ले तो तुम्हें याद होगा, ठीक है। अच्छा, इफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 are placed at distance D, सही है, डिस्टेंस D पे प्लेस है, the force between them is proportional to, सही है, 4। तो बेटा कूलम्स ने कहा था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है, तो कूलम्स ने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी जो चार्जेस हैं, मतलब अगर ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन चार्जेस के अमाउंट, इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन के। सो डायरेक्टली तो वो यही कह रहा है द फोर्स बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? तो Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 के, यानी चार्जेस के प्रोडक्ट के, सही है, सिंपल, कूलम्स लॉ है, ठीक है। अगर वो मुझसे पूछता कि बताओ इन्वर्सली रिलेटेड किससे, तो बेटा इन्वर्सली रिलेटेड जो है ये इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है बेटा? D है ना, तो इस डिस्टेंस D के स्क्वायर से इन्वर्सली रिलेटेड है। कूलम्स ने यही बात की थी, ठीक है। तो अगर वो इन्वर्सली रिलेटेड की बात करता तो तुम ये बोलते, ठीक है, 1/d², ठीक है। बेसिकली 1/d² नहीं कहते, 1/d² से तो डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन अगर वो कहता इन्वर्सली किससे तो बोलते हैं d² से, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, सही है। अच्छा, अब बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी इज डैश ओम्स इफ E एन वी टी और I, ये तीन चीजें गिवन है। अब समझना बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है। ये समझो ये बैटरी है, ठीक है, ये हमारे पास यूं करके बैटरी है, और समझ लो यहाँ पे मैंने एक इंटरनल रेजिस्टेंस बना दी, ठीक है, और ये आगे, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा बैटरी की अपनी अंदर की रेजिस्टेंस होती है, और इंटरनल रेजिस्टेंस को बेटा आप स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। पहले तो ये बात समझ आनी चाहिए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? स्मॉल r से, ठीक है। तो अब बेसिकली तुमने अक्सर देखा होगा बैटरी पे जितनी लिखी हुई होती है वोल्टेज, सही है, बैटरी पे जितना वोल्टेज लिखा होता है वो उतना वोल्टेज जो है बेसिकली तुम्हें नज़र नहीं आता है जब तुम उसको वोल्ट मीटर वगैरह से कनेक्ट करोगे। सो बेसिकली जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेटा बैटरी की अपनी EMF जो है वो E है, सही है, लेकिन उसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ EMF, कुछ अमाउंट ऑफ वोल्टेज, कुछ अमाउंट वो खा जाता है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करने में इस्तेमाल हो जाता है। तो जो टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ से जो कनेक्ट करते हो किसी भी डिवाइस को या किसी भी वोल्ट मीटर को, तो जो टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है, जिसको VT से रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो थोड़ा सा कम आता है, ठीक है। सो बेसिकली अब हम कैसे पता लगाएं कि यार आप एक इक्वेशन बता दे जो इन तीनों को एक दूसरे से रिलेट कर रही हो। तो बेटा जब कभी भी बैटरी, ठीक है, और टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो तो तुम्हारे दिमाग में ये आनी चाहिए कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो इक्वल होगा बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी माइनस
आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस के, आई क्या होगा करंट। सो बेसिकली ये बेटा ये याद रखना, मैंने तुम्हें बता दिया बेटा टर्मिनल वोल्टेज क्या है, कि बेटा वो वोल्टेज है जो जब तुम बैटरी टर्मिनल से कनेक्ट करो तो वो प्रोवाइड करिए, तो वो हमेशा बैटरी पे जो लिखा हुआ होता है ना उसका कि भाई इतने वोल्ट की बैटरी है, जिसको हम ईएमएफ कह रहे हैं, वो उससे हमेशा कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि बैटरी की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस के खिलाफ ईएमएफ का कुछ हिस्सा जो है वो यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। सो बेसिकली टर्मिनल पोटेंशियल कम आता है, ठीक है। तो बेटा वी टी इक्वल्स टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ बैटरी माइनस आई इंटू, आई इज द करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी, सही है। तो टर्मिनल कितना है 9 है, ठीक है, वोल्टेज, ठीक है। ईएमएफ ऑफ अ बैटरी क्या है 10 है, ठीक है। करंट कितना है 1 है, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस आपने ढूंढनी है, ठीक है। तो अब ये देखो 10 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा। तो 9 माइनस 10 इक्वल्स टू नेगेटिव आर, 9 माइनस 10 क्या आया -1 इक्वल्स टू नेगेटिव आर, नेगेटिव से नेगेटिव कटा तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई 1 ओम, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी आ गई 1 ओम, ठीक है। तो वापसी से समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा, हर बैटरी की ना अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, बैटरी प्रोवाइड करी होती है ईएमएफ ई, ठीक है। बट ड्यू टू देयर इंटरनल रेजिस्टेंस होता यह है कि सम ऑफ देयर ईएमएफ, कुछ हिस्सा, सम पार्ट ऑफ ईएमएफ यूटिलाइज हो जाता है, तो जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है वो कम आता है। सो टर्मिनल वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, वी टी, टर्मिनल वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, ईएमएफ ऑफ द बैटरी माइनस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा व्हाट इज द यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट। बेटा डीके कांस्टेंट जो है ना ऐसे करके इस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, और याद रखना डीके कांस्टेंट का जो यूनिट है ना वो सेकंड इनवर्स है, ठीक है। डीके कांस्टेंट का यूनिट क्या है बेटा सेकंड इनवर्स, ये अपने जहन में रखना, ये हाफ लाइफ और रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ रहे हो। डीके कांस्टेंट का सिंबल मैंने दिखा दिया और इसका जो यूनिट है वो क्या है सेकंड इनवर्स। बाकी देखो यूनिट बिल्कुल इन्होंने ना एक ही को लंबा किया हुआ है, यानी टाइम के यूनिट को सेकंड, मिनट, आवर, ठीक है। सो बेसिकली यार इतना सिंपल क्वेश्चन है यार, मतलब मैं ये समझता हूँ अगर तुम लोग थोड़ा सा समझ के चीज़ें पढ़ो, ठीक है, बेसिकली एमकैट का पेपर इतना मुश्किल नहीं है, इजीली निकल जाएगा, कॉन्सेप्चुअल रहो, ठीक है। और बेसिकली कुछ चीज़ें नहीं भी आए समझ तो जिसको तुम गट फीलिंग करते हो बेटा, गट फीलिंग नहीं होती वो, बेसिकली पुराने एक्सपीरियंस बेस जो भी मतलब तुमने पढ़ा हो उसको इस्तेमाल करते हुए जो सबसे करीब आंसर तक पहुंचने की कोशिश किया करो, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अ पार्टिकल having mass m and momentum p, kinetic energy of the particle is given by। बेटा सिंपल सी बात ये कि अगर तुम देखो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू वी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा मोमेंटम का स्क्वायर करता हूँ, देखो मोमेंटम का स्क्वायर करता हूँ तो ये हो गया m स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया। अब मोमेंटम के स्क्वायर को डिवाइडेड बाय मास करता हूँ तो क्या हो गया, एक मास से एक मास कैंसिल हो गया, तो मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास क्या आ गया एम वी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर देता हूँ हाफ, यानी डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ बेसिकली, तो इधर भी डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब गौर करो, ये और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ किसके इक्वल हो गई, अगर गौर करो तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गई। सो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये किसके इक्वल आ गई काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आई बेटा, अभी नीचे देखो मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू मास, ठीक है। सो बेसिकली मोमेंटम और मास की टर्म में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पार्टिकल की, ये हमने इस तरह निकाल ली, मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय मास ऑल्सो। सो बेसिकली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑर्गन पाइप वाले एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, तो अगर एक एंड पे पाइप ओपन है और एक एंड पे क्लोज है, तो जिस एंड पे क्लोज है वहाँ पे हमेशा एंटी नोड बनता है, और जहाँ ओपन है, ठीक है, समझना मेरी बात, जहाँ ओपन है वहाँ हमेशा जहाँ क्लोज्ड है वहाँ हमेशा नोड बनता है, जहाँ ओपन है वहाँ हमेशा क्या बनता है बेटा एंटी नोड बनता है, ठीक है। सो इफ अ पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड, द क्लोज्ड एंड इज अ नोड, हमेशा याद रखना क्लोज्ड एंड पे नोड है, और ये देखो ये ओपन एंड है, ओपन एंड पे क्या है एंटी नोड है, ठीक है। अच्छा,
अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट एंड फॉल्स फ्रीली, फ्री फॉल मोशन हो रहा है बच्चों, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, यानी पर सेकंड स्पीड में इजाफा। अगर ड्रॉप किया है, ड्रॉप का मतलब क्या है, रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, 0 है, ठीक है। बोला 5 सेकंड बाद क्या होगी बेटा, इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन लगा दो, या सिंपल सा यार आपको पता है हर एक सेकंड वेलोसिटी में इजाफा कितना 9.81 का होना है, एक्सेलरेशन बता रही है, तो भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन की लगानी है, लगा दो बेटा। फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। आपको पता है इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 9.81 का है, और टाइम 5 सेकेंड, तो हमें फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है 5 सेकेंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, तो वो फाइनल वेलोसिटी हमारी आ गई 9.81 इंटू 5, ठीक है। क्या आ गई 9.81, एक मिनट, 9.81 इंटू 5 जो कि 49.05 के इक्वल आएगी, ठीक है, जो कि 49 मीटर पर सेकंड। तो बेटा ये देखो सिंपल, ठीक है। तो सवाल के अंदर छोटी छोटी बातें देखो क्या है, ठीक है, बड़ा रंगीन हो गया ये वैसे पेपर जो मैंने सॉल्व किया। द पाथ ऑफ अ न्यूट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इज, बेटा सिंपल सी बात है, तुम इतनी छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल नॉट अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जो भी लिखना है। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड में उसको लेके जाओगे, उस पर कोई क्या बोलते हैं असर पड़ेगा, उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी, नहीं होगी, तो जैसा जा रहा है वैसे ही चला जाएगा, सीधा का सीधा। तो द पाथ ऑफ अ न्यूट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रेट लाइन। यहीं पे इलेक्ट्रॉन लिखा होता और यहीं पे प्रोटॉन लिखा होता तो तुम कहते सर्क्यूलर, सही है, क्योंकि उस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी बच्चों, ठीक है। अब बोला है बैटरी ऑफ ईएमएफ ही has an internal resistance R if the current I is drawn then the terminal potential is, तो बेटा तुम्हें यही बताया था, टर्मिनल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या है, ईएमएफ, बैटरी की ईएमएफ माइनस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बेटा वो तुमसे यही फॉर्मूला चाह रहा है, तो बेटा सिंपल सी बात, ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, देख लो अभी ऊपर एक्सप्लेन किया है। A bullet is fired horizontally with 20 मीटर पर सेकेंड in the absence of air friction, air resistance भी बोल सकता था ये, its horizontal velocity after 2 सेकेंड will be, बेटा एक कॉमन सेंस की बात है, तुमने हॉरिजॉन्टल स्पीड से फायर किया, ठीक है, ठीक है, ये बुलेट है, ठीक है, छोटी सी बुलेट है, जा रही है, बेटा एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है, हॉरिजॉन्टल वे में कोई चीज एक्ट नहीं कर रही। अब बोलोगे सर वेट तो है इसका, बेटा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो बेटा वो वर्टिकल वेलोसिटी पे एक्ट करेगा, जो कि अभी नहीं है यहाँ पे कोई वर्टिकल वेलोसिटी, लेकिन आगे जाके उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी ड्यू टू इट्स वेट, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे वेट एक्ट नहीं कर रहा, फ्रिक्शन एक्ट करनी थी वो है नहीं, इग्नोर कर दी हमने, एब्सेंस है उसकी, तो बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी, उस पर कोई चेंज नहीं होगा। सो बोल रहा है 2 सेकंड बाद क्या होगी, तो वो 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। बिल्कुल बेसिक से सवाल है बच्चों, बिल्कुल बेसिक से सवाल है। चलो यहाँ पे हमने कर दिए क्वेश्चन सारे सॉल्व 17 के 17, और अब यहाँ पे एंड करते हैं हम। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और एक और बात बच्चों, मैं ये नोट्स जो है लिंक नीचे शेयर करता हूँ बच्चों, वहाँ से तुम ये नोट्स जो लिखे हुए मैंने ये सारे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।